तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुशायरा के प्रेमियों से मुखातिब होते हैं और सुनवाते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की ये प्यारी सी नज्म। सबसे एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि दो तरह के लोग अमेरिका में रहते हैं शायर। एक वो लोग जो पहले से अपनी अपनी जबानों में शायरी कर रहे थे, चाहे यूरोप से आए हों चाहे हमारे सब कॉन्टिनेंट से, वो शायरी कर रहे थे और यहाँ आकर के उसको और अब बढ़ावा मिला। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे थे कि इस मुल्क में आने के बाद शायरी की। तो आज मैं अपने तमाम सुनने वालों को ही बता देना चाहता हूँ, इसमें से सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से शायरी की थी, अमेरिका में आकर के और ज्यादा कर ली। बाकी एक दो तीन चार मुझे मिलाकर के 6 लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने इसी मुल्क में आकर के लिखना शुरू किया। तो इसके बाद डॉक्टर साहब अगर इजाजत तो मैं शुरू करूं फिर? जी शुरू कीजिए। मैं खुद ही मैं इसकी निजामत कर रहा हूं। मैं आप 2 पुरानी नज़में सुनाता हूं, उसके बाद से हम किसी और को तकलीफ देंगे। तो जी, मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था। इसका उन्वान है वो हाथ। मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था, मिसल साए के जो था कड़ी धूप में, अंधेरों में जो हाथ थामे मेरा हर घड़ी साथ था। भाग जाए मेरी नींद जब खौफ से, अपने कमरे में तन्हा मुझे डर लगे। एक आवाज जिस पे यकीन था मुझे, मुझसे चुपके से कहती थी, डरना नहीं देखो मैं पास हूँ। कैसा डरना नहीं देखो मैं पास हूँ। कैसा लहजा था, लोरी के मानिंद आंखों में घुल जाता था और गौतम को निर्वाण मिल जाता था। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। मुंतजिर हूँ मेरे माथे पे फिर से कोई एक हथेली धरे और धीमे से लहजे में मुझसे कहे, ऐसे घबराओ मत देखो मैं पास हूँ। ऐसे घबराओ मत देखो मैं साथ हूँ। वो कि अब ऐसी बातों पे शायद कभी भी यकीन न करूं, पर बहल जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या बात। अच्छा साहब, दूसरी नज्म इसी तरह की है कि इसका उन्वान है गुरसारे जिंदा रहने के। उम्र की इस मंजिल पर अब भी मेरे कदमों की बिसात पर कितनी राहें बिछी हुई हैं, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ, मेरी सोच मुझको जिधर ले जाए। शायद ये भी सच है लेकिन अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्ट पे कब से लादे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता, मारा मारा चलते चलते थक स गया। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, त्यों त्यों उसका मान घटे। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह सकते हैं। कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्ट पे लादे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआ ले। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध ये धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर
चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके, गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात आइए। है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दिल तो कर रहा है कि नज़्मों का दौर थोड़ा और लंबा चलता रहे, पर क्या करें, कार्यक्रम और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कार्यक्रम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। कला से जुड़े इंसानों में एक खास बात होती है कि वो ज़िंदगी में होने वाले सभी अनुभवों को एक कलात्मक पक्ष उसमें से निकालते हैं, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऐसे ही एक समर्थ कलाकार के साथ हुई एक गुफ्तगू का मज़ा लेते हैं हमारे इस अगले कार्यक्रम में। कला में न मैं जीती हूं न हारी हूं, कला में मैं सिर्फ जीती हूं। न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो, न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो। अभी अभी तो ज़हन की हुई है सलाखों से रिहाई, अभी अभी तो ज़हन की हुई है सलाखों से रिहाई। जम के उधेड़ी है वो सालों की खामखां की सिलाई, खामखां की सिलाई। मुझे घर मत बनाओ, मुझे घर मत बनाओ, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, उस तरफ हवा सा बेबाक फड़फड़ाने दो, उस तरफ हवा सा बेबाक फड़फड़ाने दो। कहते हैं हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई कला छुपी होती है, पर जिन लोगों के लिए उनकी सृजनात्मकता सिर्फ एक शौक बनकर नहीं रह जाती, बल्कि उनकी जिंदगी जीने का एक तरीका ही बन जाती है, तो ऐसे लोग फिर जुगनू की तरह अपनी रोशनी से ही रोशन रहते हैं। फिर चाहे वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, उनके अंदर की चमक किसी से भी छुपाए नहीं छुपती। ऐसे ही एक स्वयंभू कलाकार से आप सबको मिलवाते हैं विश्व रंग के इस मंच के जरिए पॉपी चार्नलिया, जो कि अमेरिका के लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स में अपने परिवार सहित रहती हैं। मूलतः ये नवाबों के शहर लखनऊ से हैं और कला की दोनों विधाओं, चित्रकारी और कविता के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती रहती हैं, अमूर्त कला का सृजन करती हैं। पॉपी, विश्व रंग के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं किसी भी कला के विकास में उसकी परवरिश का, उसके माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। बचपन से आज तक आप अपनी कला यात्रा के बारे में कुछ बताइए। सोमा, पहले तो मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं कलाकार हैं, तो आपके साथ साक्षात्कार करने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लखनऊ में बड़े होना बड़े सौभाग्य की बात है। लखनऊ की आबो हवा में अगर आप बड़े हुए हैं तो कविता, संगीत वगैरह से आप दूर रह ही नहीं सकते। मेरे घर में भी वातावरण चित्रकला और गायन का और कविता का खूब रहा। मम्मी बहुत अच्छा लिखती भी हैं, पेंटिंग भी करती हैं। पापा बहुत अच्छा गाते थे और लिखते थे, और झगड़ा भी आपस में शुद्ध हिंदी में करते थे, तो हम उसे झगड़े वाला शास्त्रार्थ कहते थे। तो मैं उन दोनों को बहुत बहुत नमन करती हूँ और मुझे बहुत बहुत श्रेय देती हूँ अपने माता पिता को, कला को, मेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए। और लखनऊ मेरी शुरुआत है, लेकिन लखनऊ मेरी हद नहीं है। मैं लखनऊ को लेके सब जगह जाना चाहती हूँ। तो उस पे मैंने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, अगर इजाजत हो तो सुनाऊं। बिल्कुल, इरशाद। कि चल बेहद की बात करते हैं, चल बेहद की बात करते हैं, उन आसमानों में भी अब सुराख करते हैं, उन आसमानों में भी अब सुराख करते हैं। और कांच की सलाखों से, कांच की सलाखों से चल ये इत्र आजाद करते हैं, चल ये क्या इत्र। बात,
तो लखनऊ क्या का बात, इत्र इस बहुत जगह खूब, लेके। बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। तो पॉपी, आपकी कला यात्रा के बारे में सुनना तो एक बहुत ही सुखद, रोचक और जानकारी भरा अनुभव था। सारी उपलब्धियों और आपके, जब मैं कविता और चित्रकला दोनों का एक समन्वय देखती हूँ आपके उसमें, तो मैंने एक खास बात देखी कि आप कई सोशल कॉजेज से जुड़ी हैं और कई नॉन प्रॉफिट संस्थानों के साथ भी काम करती हैं। जैसे आपकी रचना सबसे बड़े हिंदी के ब्राille में लिखे काव्य संग्रह दिव्याक्षर में भी शामिल है। वैसे ही ऑटिज्म के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना भी आपकी कलाओं में मुझे एक सतत ध्येय दिखता है। तो आपके इस ध्येय के बारे में थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए ना? बहुत सुंदर और बहुत ज़रूरी प्रश्न आपने किया सोमा। मेरे बेटे को ऑटिज़्म है जो कि 12 साल का है। और मैं बहुत सारी और माँओं से मिलती हूँ जिनके घर में ऑटिज़्म है, उनके बड़े बच्चे हैं या छोटे हैं। तो उन सब के लिए मैं ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बनाना चाहती हूँ समाज में। और कला से ज़्यादा अच्छा ज़रिया और कविता से ज़्यादा अच्छा ज़रिया क्या हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम कहीं पब्लिक प्लेस में कहीं किसी बच्चे को देखते हैं जिसको ऑटिज़्म है या कोई और चैलेंज है, तो हमें हमारा पहली प्रतिक्रिया उसके प्रति प्रेम की होनी चाहिए, गुस्से की नहीं। तो ये बहुत बड़ा ध्येय है। मेरी कला का, मेरी कविता का, मेरे गायन का, सबका सबसे बड़ा ध्येय ये एक है। और मैं प्रदर्शनियाँ करना चाहती हूँ ऑटिज़्म फंड रेज़िंग के लिए। और चाहती हूँ कि जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं और पेंटिंग करते हैं, मैं उनके लिए क्यूरेटर बनूँ, उनकी आर्ट को लेके आऊँ और उसकी प्रदर्शनियाँ करूँ। तो ये मेरे अगले 5 साल में ये मेरे बहुत ज़रूरी ये मेरे ध्येय हैं, यहाँ भी और न्यूयॉर्क में भी और इंटरनेशनली भी करूँ। तो ये है, मेरा बेटा जैसे-जैसे बड़ा होगा मैं ये काम और कर सकती हूँ। मैं एक कुछ पढ़ना चाहूँगी। मैं माँ हूँ, मेरा दर्द आप लोग समझें, आप माँ हैं, आप समझती हैं, लेकिन इसको और गहराई से समझें। कि हर दर्द के बाद एक नई और गहरी तह से जीना पड़ता है। हर दर्द के बाद एक नई और गहरी तह से जीना पड़ता है। लोगों से मिलने उस तह से ऊपर तैर के चढ़ना पड़ता है। लोगों से मिलने उस तह से ऊपर तैर के चढ़ना पड़ता है। और इत्तेफ़ाक़न कभी, और ये मेरी उम्मीद है लोगों से, कि इत्तेफ़ाक़न कभी उस तह पे अगर कोई मिल जाए, और इत्तेफ़ाक़न कभी उस तह पे अगर कोई मिल जाए तो गज़ब, तो गज़ब। सुनने के लिए शुक्रिया। आपकी सोच को मेरा सलाम पॉपी, क्योंकि जैसा कि आप एक माँ हैं। एक माँ हैं और ऊपर से आप एक कलाकार हैं। तो माँ के अंदर भी संवेदनशीलता है और कलाकार के अंदर भी संवेदनशीलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो जागरूकता पैदा करना चाहती हैं, उससे सिर्फ आपके ही बच्चे का नहीं, आप बाकी सारी माँओं को अपने दर्द में शामिल कर रही हैं। बाकी सारी माँओं के दर्द को अभिव्यक्त कर रही हैं, उनको शब्द दे रही हैं, उनकी आवाज़ बन रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अ तो आगे चलते हैं और आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं, है उनमें आगामी कांस फेस्टिवल भी, फ़िल्म फेस्टिवल में भी आपकी चित्रकला की प्रदर्शनी होने वाली है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र और इस आने वाली प्रदर्शनी के बारे में? थोड़ा विस्तार से बताइए हमें। बिल्कुल, तो ये हमारा परिवार बहुत ही पुलकित है। हम जा रहे हैं अगले हफ्ते फ्रांस। अम, मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि ये कोई साधारण फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है जो कान्स में एग्ज़िबिशन करने जा रहे हैं। हमारा बेटा हमारे साथ जा रहा है। तो मैं वीडियो ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ कि कैसे हम उसको लेके एयरपोर्ट पे गए, हमें क्या-क्या चैलेंजेस हुए, उनका सामना हमने कैसे किया, कहाँ वो बहुत खुश हुआ, हम सब मिलके बहुत खेले, खुश हुए, गाए। अम, और कैसे आर्ट वहाँ तक पहुँची, वो रेड कारपेट पे कैसे गया। तो मेरा ध्येय यहाँ एग्ज़िबिशन करना तो है, लेकिन बेटे को लेके वहाँ तक जाना, ये मेरा बहुत बड़ा ध्येय है इस समय। और दूसरों के साथ इस बात को शेयर करना, इस बात को साझा करना कि कैसे हमारी फैमिली ने ये उपलब्धि करी। तो ये मिली-जुली खुशी और थोड़ा चैलेंज, और ये हमारी इस समय हम महसूस कर रहे हैं। मैं एक एक रास्ता है, ये बहुत सुंदर है वहाँ तक जाने का, वहाँ के जाके तो जो होगा वो होगा। और उस रास्ते के बारे में देखिए मैंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि कला में न मैं जीती हूँ, न हारी हूँ। कला में न मैं जीती हूँ, न हारी हूँ। कला में मैं सिर्फ़ जीती हूँ। कला में मैं सिर्फ़ जीती बहुत सुंदर। हूँ। कला कला का जीवन तो सुंदर होता है, बहुआयामी होता है, बहुरंगी होता है और कला का तो खुद एक उद्देश्य है ही। कला, जैसे आपने कहा, आप जीती हैं। पर उस उद्देश्य में आपने ऑटिज्म अवेयरनेस का और सब, जो आप उसमें उद्देश्य में भी आपने एक और उद्देश्य ढूँढ लिया, जो कि बहुत काबिले तारीफ़ है।
पॉपी, आपसे वार्तालाप करना एक बहुत ही दिल को छूने वाला अनुभव था। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते हमारी नई पीढ़ी के कलाकारों को कोई संदेश जरूर दें। कला प्रेमियों से कुछ ऐसा कहें कि जैसे आप ये वीडियो ब्लॉगिंग कर रही हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जो चीज आपने अगर हासिल की है तो वो अगर उस परिस्थिति में है तो वो भी वो हासिल कर सकते हैं। कृपया कोई संदेश देकर जाए हमें। बिल्कुल, तो जो बच्चे कला को परस्यू करना चाहते हैं, आगे जाके कलाकार बनना चाहते हैं या हैं कलाकार, कलाकार तो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। मैं उनसे ये कहूँगी कि ये रास्ता ऐसे है जैसे हमारे अंगूठे का चिन्ह होता है। ये रास्ता सिर्फ़ मेरा है, कोई और इस पे कभी नहीं चला है। तो थोड़ा-सा अकेलापन है, लेकिन कलाकार अकेला नहीं होता, हमारे साथ हमारे विचार हैं, कविता है, संगीत है, रंग हैं, तूलिका है। तो अकेलापन नहीं है, पर वो जो रास्ता पकड़ा है वो गीता के उपदेश में जैसे कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलता जाएगा। और कोई प्रदर्शनी, कोई जगह, कोई क्लाइंट छोटा-बड़ा नहीं होता। तो मेरी कला बहुत पैसे की भी जाती है और बहुत कम पैसे की भी जाती है और मैंने फ्री में भी दी है लोगों को। और उसका कारण है क्योंकि वो रास्ता बहुत सुंदर है जहाँ वो कला बनाई गई थी। ध्येय पैसे बनाना नहीं था। तो मैं बच्चों को अपने टाउन में अगर छोटी-सी एग्ज़िबिशन है, उसमें भी अपनी कला की प्रदर्शनी करो। मैंने यहाँ पे ठेला लगाया हुआ है लेक्सिंगटन में और कान्स में भी जा रही हूँ और अब फिर ठेला लगाऊँगी, फिर कान्स में जाऊँगी, सब कुछ अच्छा है। कला की प्रदर्शनी, कला की प्रदर्शनी, छोटी-बड़ी नहीं है। क्लाइंट छोटा-बड़ा नहीं है। पर ध्येय की बजाय रास्ते पे अपना ध्यान रखो। तो मैंने उसके लिए लिखा कि कुछ मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं जो बच्चों को प्रेरित करें शायद, कि उठे कुछ लहर यूं गर्द की। तो देखिए गर्द की लहर है, धूल की है, खास कुछ नहीं है। उठे कुछ लहर यूं गर्द की कि साहिल पे बसा गांव सागर को डुबो दे। कि साहिल पे बसा गांव सागर को डुबो सागर दे। को डुबो दे। और निशाना इस कदर हो तीखा, और निशाना इस कदर हो तीखा कि धागा लचक के सुई को चुभो दे। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पॉपी, आपका इस सफर, रास्ता, ध्येय, उद्देश्य सब के बारे में बात करके हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। विश्व रंग 2023 में आपने अपना समय हमें दिया और अपनी यात्रा साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी दर्शक गणों को हमारे इस स्वयंभू कलाकार के साथ हुए इस संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को सुनकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे उनसे बातचीत करके आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पिटारे में और क्या क्या है। अकेले नृत्य का आनंद उठाना तो अच्छी बात है, पर अगर एक सी सोच वाला एक समूह बन जाए और साथ साथ इस कला का मजा उठाया जाए तो फिर तो पूरी की पूरी सरगम ही बन जाती है। तो हमारी अगली पेशकश है सरगम गुप्त की प्रस्तुति। चलिए आनंद उठाते हैं।
विश्व रंग के इस मंच पर सरगम समूह की प्रस्तुति वो सामूहिक घुंघरुओं की झनकार सचमुच बहुत ही कलात्मक और खूबसूरत लगी। और जब सरगम की बात होती है तो गजल की बात होना भी उतना ही स्वाभाविक है।